Hello student, myself Gajendra Gaur, G&R Management College बुलंदशहर, B.Ed डिपार्टमेंट से, B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 4, जिसका कोड है 104, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने 3 यूनिट को लगभग 4 यूनिट को ख़त्म कर दिया है। और 4 यूनिट में हमने फर्स्ट यूनिट को पढ़ा था तकनीक एवं शिक्षण, और सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो उसमें पढ़ा था शिक्षण के कार्य, और थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण। तो फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट है हमारी शिक्षण नीतियाँ। आज करते हैं फिफ्थ यूनिट की बात, जिसका मतलब है शिक्षण की नीतियाँ, यानी कि स्टडीज़ ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। और ये B.Ed और UP टेट या CTET के लेवल के भी हिसाब से ये यूनिट बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ये यूनिट ये समझो कि टीचर्स की जो कक्ष की जितनी भी कौशल्स होते हैं, जितनी भी स्किल्स होती हैं, उनके अंदर सारी चीज़ें यहाँ फॉलो होती हैं। जैसे हम B.Ed के अंदर एक चीज़ बनाते, लेसन प्लान बनाते हैं, यानी क्लास के अंदर कैसे पढ़ाना है, पाठ योजना। तो पाठ योजना का जितने भी स्किल्स हैं वो यहीं से ही डेवलप होती हैं। ये समझो वहाँ की ये स्टार्टिंग, पाठ योजना की ये स्टार्टिंग होती है कि शिक्षण नीति क्या है, शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण कौशल, यानी कि या तो इसको हम शिक्षण नीति भी कह सकते हैं, इसको हम शिक्षण व्यूह रचना भी कह सकते हैं, और इसको हम शिक्षण कौशल भी कह सकते हैं। इन अगर तीनों को कहा जाए तो तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। यानी कि कक्षा में जाने से पहले जो टीचर्स होता है वो अपनी रणनीति तैयार कर लेता है। और इसका उदय जो हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध के समय जब युद्ध हो रहा था तो उस समय एक स्टडीज़ बनाई जाती थी, नीतियाँ तैयार की जाती थी, भाई कैसे कैसे लड़ना है। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य करने की पहले से एक भूमिका तैयार कर लेते हैं, किसको कौन सा काम करना है और किसको क्या काम करना, तो उसको सबको अपने अपने काम दे दिए जाते हैं। तो ऐसे ही शिक्षण में जब कक्ष के अंदर टीचर्स जाता है तो टीचर जाने से पहले ही अपनी नीतियों को तैयार कर लेता है कि भाई कौन सा टॉपिक हमें पढ़ाना है, क्या उद्देश्य हैं उसके, क्या विशिष्ट उद्देश्य है, क्या सामान्य उद्देश्य हैं, और क्या उसकी हमें टीचिंग सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, क्या मॉडल्स चाहिएंगे, कब हम इंट्रोडक्शन पूछेंगे, कब हम व्याख्यान करेंगे, कब स्पष्टीकरण करेंगे। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें वहाँ कर लेता है। तो बात करते हैं शिक्षण नीति, शिक्षण व्यूह रचना या शिक्षण कौशल। तो ये बात करते हैं व्यूह रचना शब्द का प्रयोग सेना की गतिविधियों तथा कार्य प्रणाली के नियोजन तथा निर्देशन की कला एवं विज्ञान से हुआ है, जिसका अभिप्राय युद्ध विद्या या सेना की रणनीतियाँ तैयार करने से है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण व्यूह रचना से तात्पर्य एक ऐसी कौशलपूर्ण व्यवस्था से है जिनके कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए करता है। यानी कि कक्षा के अंदर क्या है, जो टीचर ने अपने उद्देश्य बनाए, जो उसके अपने एम्स हैं, जो उसने उद्देश्य विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य लेके चला है, उनको पूरा करने के लिए वो अपनी रणनीति तैयार करता है। दूसरा, जो छात्र है वो कितना सीख रहा है, उसके व्यवहार में क्या चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन, यानी कि व्यवहार को चेंज करना, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आई के डेविस में है, उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी है कि व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। यानी कि व्यापक मतलब बहुत बड़ी विधियां हैं। व्यूह रचना जो है एक बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी विधि है, अपने आप में कोई छोटी विधि नहीं है। बात करते हैं शिक्षण नीति के प्रकार की बात करते हैं। तो शिक्षण नीति के प्रकार में आता है एक प्रभुत्ववादी नीति और दूसरा आता है जनतांत्रिक नीति। अब ये प्रभुत्ववादी जो नीतियां हैं ये कैसी हैं, ये नीतियां पाठ्य वस्तु तथा शिक्षक केंद्रित होती है। यानी कि ये नीति प्रभुत्ववादी माने तो जैसे शिक्षक केंद्रित होती है। यानी कि इसमें क्या है कि शिक्षक को क्या माना जाता है, प्रथम माना जाता है, और उसके बाद में जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो द्वितीय होते हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो किसकी होती हैं, वो टीचर के द्वारा ही दी हुई होती हैं। जो टीचर कहता है छात्र से सुनता है। जैसे वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में चीज़ें थी कि जो गुरु कहते थे ओरली कहते थे और छात्र उन्हें सुनते थे। सुनते सुनते क्या होता था कि चीज़ों को क्या करने लग जाते थे कि कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी योग्य बच्चा है उसकी योग्यता क्षमता के अकॉर्डिंग कोई चीज़ें नहीं देखी जाती थी,
क्योंकि उनको देखने के लिए क्या था कि कहीं ना कहीं बच्चे की योग्यता क्षमता को देखकर उसके अनुसार शिक्षा दी जाए। लेकिन प्रभुत्ववादी नीतियों में ऐसा नहीं था, बस क्या था, बाहर की तरफ से अंदर को ज्ञान ठूसना था ज़बरदस्ती। मतलब किसी को भी ये किसी की योग्यता है, किसी की क्षमता है नहीं है तो उसको नहीं देखा जाता था, सिर्फ अपने टीचर अपनी बात कहता था। तो उसमें सबसे बड़ी एक विधि आती है व्याख्यान विधि या भाषण विधि। तो इसमें क्या, ओरल ही, मतलब जो गुरु हुआ करता था वैदिक काल में, वो जितनी भी चीज़ें अपनी बताता था, चाहे वेदों के बारे में बताए, चाहे कोई कविता बताए, कहानी बताए, तो वो या कोई मंत्र बताए, वो एकदम ओरल बताते, कोई भी रिटन में नहीं होता था, लिखा हुआ कोई भी सामग्री नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ बोलकर कंठस्थ याद कराया जाता था। गुरु बोलता था और शिक्षक सुनता था। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्य प्रदर्शन व्यूह रचना, यानी कि पाठ्य प्रदर्शन व्यूह रचना। इसमें क्या है कि इसमें टीचर खुद प्रदर्शन करते थे, मतलब टीचर ही अपने, इसमें अहम भूमिका जो थी वो टीचर्स की होती थी और बच्चे को क्या करना था, प्रथम समझा जाता है। अनुवर्ग शिक्षण व्यूह रचना, अभिकृत अनुदेशन व्यूह रचना, प्रश्न उत्तर व्यूह रचना, ये सुकरात ने दी थी। मतलब इसमें से पूछ लेते हैं यूपी टेट या सी टेट में, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछते हैं कि ये जो आपकी प्रश्न उत्तर विधि जो है या प्रश्न उत्तर जो व्यूह रचना है, प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था सुकरात ने। बात करते हैं नेक्स्ट जनतांत्रिक नीति। जनतांत्रिक मतलब जहाँ लोकतंत्र हो, जहाँ सुनी जाती हो बच्चों की। तो इसमें शिक्षक का स्थान क्या होता था, गौण होता था, तथा बालक का स्थान मुख्य होता था। यानी कि यहाँ बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि, उसके अकॉर्डिंग देखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे अब क्या है, अब शिक्षा जो है स्टूडेंट केंद्रित है, यानी कि जो टीचर सेंटर्ड है। और तो इसमें क्या है, पहले इसको बच्चे को देखा जाएगा कि बच्चा चीज़ को समझ सकता है, नहीं समझ सकता, कितना पढ़ाया जाए जो बच्चा उसे आसानी से सीख जाए, कौन, उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वाद विवाद व्यूह रचना, यानी कि डिस्कशन। जब बच्चों को दो समूह में बांट देते हैं या किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, फिर वहाँ से उनका आंसर निकाले जाते हैं। वाद विवाद यानी डिस्कशन, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन होता है और वहाँ से क्या निर्णय निकाले जाते हैं। अन्वेषण व्यूह रचना, इसका भी मतलब है ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज विधि। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं खोजता है। इसमें क्या है, बच्चा स्वयं कोई नई चीज़ खोजता है और वो कहता है कि भाई मैंने ये चीज़ खोज ली। वो खुद ही प्रयास करता है, मतलब एक बार काम करेगा, फेल हो जाएगा, फिर काम करेगा, हो जाएगा। मतलब जब वो सीख जाता है तो वो कहता है कि भाई मैंने खुद इसको सीखा है, खोजा है। खोज विधि, डिस्कवरी, कोई नई चीज़ की खोज करना, यानी कि कोई भी नई तथ्य की खोज करना। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि इसमें एक कोई टास्क बच्चों को दे दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। उसमें सामूहिक रूप से भी हो सकता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है ना, और ग्रुप वाइज भी हो सकता है। मतलब तो उसमें एक प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई आप लोगों को ये प्रोजेक्ट करना है। अब उसमें क्या है, उसमें भी उन बच्चे ग्रुप में भी क्या ढूंढ लेते हैं कि भाई आप इस ग्रुप में हम 5 लोग हैं और 5 लोगों को हमको क्या करना है, हमको अलग अलग चीज़ें देखनी है कि आप ये मैनेजमेंट करोगे, ये मैनेजमेंट करेंगे, ये मैनेजमेंट करेंगे। यानी कि उस प्रोजेक्ट पर वो समूह में काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगर कोई बच्चा कम सीखता है, यानी कि किसी के अंदर क्वालिटी कम होती है सीखने की, तो वो भी अपने आप को क्या कर लेता है, यहाँ सर्वाइव कर लेता है, यहाँ भी एडजस्टमेंट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो काम उन्हें दे दिया जाता है कि भाई चलो आप ये काम कर लेना और हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ये क्या प्रोजेक्ट, मतलब कुछ व्यक्ति इंडिविजुअल भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मस्तिष्क विलोपन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में उथल पुथल। कोई बच्चों को एक हमने क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन में क्या करा रहे हैं, व्याख्या करा रहे हैं, रचनात्मक क्वेश्चन दे दिया कि अब उनके दिमाग में क्या हो रहा है, उथल पुथल चल रही है, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उसमें मस्तिष्क विलोपन। नेक्स्ट करते हैं पत्र परिचय या भूमिका निर्वाह। अब भूमिका निर्वाह का क्या होता है कि भूमिका निर्वाह में बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है। जैसे कोई नाटक का पात्र, यानी कि कोई नाटक हो रहा है, उसमें किसी का पात्र बन के और वहाँ अपनी भूमिका निभाता है, तो उसे क्या है, वहाँ वो अपने डायलॉग्स भी बोलेगा, ड्रेस भी मेंटेन करेगा और अपने व्यक्तित्व में जिसका वो भूमिका निर्वाह, जिसका वो पात्र कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत लंबे समय तक अपनी बनी रहती है, वो बहुत समय तक वो भूलता नहीं है उस चीज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र अध्ययन की। नेक्स्ट संवेदनशील प्रशिक्षण। फिर बात करते हैं पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य व
डिस्कस, यानी कि पुनःअभ्यास। जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो पुनः अभ्यास, यानी कि पहले कार्य किया, फिर हम पुराने वाले अनुभव के आधार पर ही उस काम में और ज़्यादा अच्छा लाते हैं। समीक्षात्मक रिव्यू करना, बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी समीक्षा करना, उनका रिव्यू करना, ठीक है। फिर है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क असाइनमेंट, जो घर के लिए कोई कार्य दिया जाता है तो उसको कहते हैं कि होमवर्क असाइनमेंट्स दिया है। तो थैंक यू बच्चों, ये हमने आज अपनी 5th यूनिट कंप्लीट की है, शिक्षण नीतियाँ। और नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 6th यूनिट की, ठीक है। थैंक यू बच्चों।